बच्चों, कैसे हो? कैसी पढ़ाई चल रही है आपकी? आई होप आप लोग पढ़ाई अच्छी कर रहे होगे, है ना? और एंजॉय भी करते रहो। थोड़ा खेल कूद भी लिया करो कभी कभी, है ना? शाम के समय थोड़ा खेला भी करो, कि पढ़ाई के साथ खेलना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है। तो खेलने से आपका जो कंसंट्रेशन पावर है इम्प्रूव करता है, और ये सब चीजें इम्प्रूव करती हैं। तो बच्चों, आज हम लोग सोल्यूशन लिक्विड सोल्यूशन का दूसरा वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने कंसंट्रेशन टर्म्स देखा था, जिसमें हमने मोलरिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, नॉर्मलिटी, ये सब देखे थे। ठीक है। आज के सेकंड वीडियो में हम लोग इसमें टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन किस तरह से हम फॉर्म कर सकते हैं, वो सब देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग बना सकते हैं, सॉलिड को सॉलिड में डिसॉल्व कर सकते हैं। तो सॉलिड से सॉलिड में डिसॉल्व करने से जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है उसको सॉलिड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि सॉलिड सॉल्यूशन और दो सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज सॉलिड। ठीक है। तो सॉलिड सॉल्यूशन बेसिकली दो तरीके का होता है। सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन टू टाइप्स। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, और दूसरा है इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, जैसे मान लो एलॉय फॉर्मेशन हम करते हैं। इसमें क्या कर सकते हैं? इफ सम एटम एंड ऑफ वन सॉलिड is replaced by other atom ion of another solid having same size। ठीक है। तो सेम टाइप के सॉलिड के सेम टाइप के अनदर सॉलिड के साथ रिप्लेस हो सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे आप ब्रास बनाते हो, तो ब्रास किस टाइप का alloy है? कॉपर और जिंक का होता है। तो इसमें क्या होता है? देखो बच्चों, इसमें क्या होता है? जैसे आपने कॉपर लिया, जिंक, ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये एलॉय जो है, ये मान लो अगर कॉपर का लेते हैं, तो ये कॉपर का है, तो ये जिंक का है। जो साइड पोर्शन में दिखाया है वो कॉपर का है। तो कॉपर और जिंक दूसरे से रिप्लेस हो रहे हैं, इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन है। यानी कॉपर और जिंक की साइज ऑलमोस्ट सेम होती है, तो दोनों दूसरे को रिप्लेस किए जा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है बच्चों। और देखो, इसके बाद बारी आती है दूसरा सोल्यूशन की, दैट इज इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है बच्चों? इसके अंदर जो लैटिस साइड के अंदर जो खाली स्पेसेस होते हैं, इनसे से सॉल्ट बनता है टंगस्टन कार्बाइड का। जैसे टंगस्टन कार्बाइड, ठीक है, तो इसमें टंगस्टन का सॉल्ट होता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? जैसे टंगस्टन का सॉल्ट है, तो इसके बीच में इसके जो स्पेस होते हैं, इसमें ये जो खाली स्पेस होते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं? एक स्मॉल एटम लाइक कार्बन को प्लेस कर देते हैं। स्मॉल एटम लाइक कार्बन, इसमें रिप्लेसमेंट नहीं होता है, सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। इसके अंदर इसके खाली स्पेस में हम टंगस्टन को कार्बन को प्लेस कर देते हैं, जिससे सॉलिड जो बनता है दैट इज कॉल्ड टंगस्टन कार्बाइड। ठीक है। इन द लैटिस ऑफ वन सॉलिड, if the atom of
small size, placed in interstitial site, है ना, इंटरस्टिशियल साइट में एटम को प्लेस कर देते हैं, तो इस तरह से सॉलिड फॉर्म होता है। आप कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो दो तरह के अपने सॉलिड सॉल्यूशन देखे, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड की बात करेंगे। The solubility of any gas in liquid, solubility of any gas in liquid is defined as volume of gas in cc, volume of gas in cc, gas in cc, that can dissolve in, that can dissolve in given volume of liquid, given volume of liquid। तो किसी गैस की सॉल्बिलिटी जो लिक्विड में होती है उसको हम डिफाइन कैसे करते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस, जो गैस हम डालते हैं किसी लिक्विड के अंदर, दैट कैन डिसॉल्व इन गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जो किसी गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में डिसॉल्व हो जा सकती है। ठीक है, तो ये इसको डिफाइन कर सकते हैं, है ना। यानी कि आप कह सकते हो कि इसमें हमने क्या किया है कि यहाँ पर लिक्विड है, इसमें किसी भी गैस को डिसॉल्व किया आपने, इस गैस का जो वॉल्यूम डिसॉल्व करते हैं इन गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, उसको कहते हैं सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, अब देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसको रब कर दूं बच्चों, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्बिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gas in liquid। ठीक है, इसमें पहला है नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ गैस एंड सॉल्वेंट। देखो जो गैसेज ऐसी होती हैं जो इजीली लिक्विफाई नहीं हो पाती हैं, है ना, जो गैस आसानी से कंप्रेस होकर लिक्विड में नहीं भी डिसॉल्व होती हैं, उनकी सॉल्बिलिटी जो किसी गैस में होती है वो कम होती है, और जो भी गैस इजीली लिक्विफाई हो सकती है उनकी सॉल्बिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो गैसेज लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, which are not easily liquefiable, which are not easily liquefiable, is not easily dissolved in liquid, in liquid। लेकिन आप देखोगे but there are some gases, some gases like, but some gases like CO2 and ammonia are dissolved in large extent। ठीक है, वो ज्यादा डिसॉल्व होती हैं, CO2 अमोनिया डिसॉल्व ज्यादा होती हैं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनकी लिक्विफाइंग टेंडेंसी ज्यादा होती है, बिकॉज दे आर इजीली लिक्विफाइबल, बिकॉज दे आर इजीली liquefiable।
इसको आपने बच्चों वहां भी पढ़ा होगा जब आप गैस सेट पढ़ रहे होगे, तो उसमें जर बाय पी का ग्राफ दिखाया था हमने, तो उस जर बाय पी में भी देखा था आपने कि CO2 अमोनिया का जो नेगेटिव डिविएशन ज्यादा दिखाती है, और नेगेटिव डिविएशन दिखाने के कारण इनकी लिक्विफाई होने टेंडेंसी ज्यादा होती है, और लिक्विफाई होने टेंडेंसी ज्यादा होती है तो इजीली जाकर के ये डिसॉल्व हो सकती है किसी भी लिक्विड में। तो आपने देखा कि नेचर ऑफ गैस अगर है ना, नेचर ऑफ गैस पर पहला पहला फैक्टर डिपेंड करता है कि कौन सी गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी, कौन कम डिसॉल्व होगी। ठीक है बच्चों, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, जिस जनरली जो होता है आप देखोगे बच्चों, जब हम किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं ना, ये सॉल्वेंट है और इसमें किसी गैस को हम ऊपर से डिसॉल्व करते हैं गैस को, तो ये जो प्रोसेस होता है किसी गैस का लिक्विड में डिसॉल्व होना, ये बच्चों एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी इसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आप कह सकते हो गैस प्लस सॉल्वेंट, दे आर फॉर्मिंग सॉल्यूशन प्लस हीट। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन फॉर्म होता है जिससे हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो बच्चों, इसके अंदर डिसोल्यूशन ऑफ गैस एंड लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। सो इट अकर्स एट लो टेम्परेचर, यानी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए आपको टेम्परेचर लो चाहिए। सो इट अकर्स, सो gas can easily dissolve at low temperature, dissolve at low temperature, लो टेम्परेचर पर ज्यादा डिसॉल्व कर सकती है बच्चों ये। ठीक है बच्चों, अब तीसरा फैक्टर जो किसी गैस को लिक्विड डिसॉल्व होने को डिसाइड करता है वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर वो देखेंगे बच्चों हम, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो तीसरा फैक्टर हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है, देखो होता क्या है बच्चों, जैसा कि आप समझ रहे होगे कि किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना है तो जनरली एट हाई प्रेशर पर आप डिसॉल्व कर सकते हो। ये लिक्विड है, इसमें किसी गैस को डिसॉल्व करना है तो इट अकर्स एट हाई प्रेशर, किसी हाई प्रेशर पर गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यानी आप कह सकते हो मास ऑफ द गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड इज एटी प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर, है ना। तो इसको सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था हेनरी, हेनरी ने सबसे पहले बताया था। उसके नाम पर हम लोग देखते हैं इसमें हेनरीज लॉ लिखते हैं, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ की बात करते हैं। तो इसमें क्या उन्होंने बताया था, प्रेशर प्रेशर जो किसी गैस लिक्विड का जो हम अप्लाई करते हैं तो वो जितना ज्यादा होगा उतना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ज्यादा डिसॉल्व होगी। यानी कि आप कह सकते हो कि हाइयर इज द प्रेशर मोर इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। तो पीए डायटी प्रोपोर्शनल टू एक्सए उन्होंने सबसे पहले बताया था, एक्सए, एक्सए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड, एक्सए इज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। ठीक है, जिसमें आप कह सकते हो कि पीए इज डायटी पीए इज टू अप्लाइड प्रेशर, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो पीए इज टू क्या हो जाएगा, के एच इंटू एक्सए, के एच इंटू एक्स से, जहाँ के एच क्या है बच्चों, वो है हैंडी लॉ कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड हैंडी लॉ कांस्टेंट। क्या चीज, हैंडी लॉ कांस्टेंट इज हैंडी लॉ कांस्टेंट, है ना। और आप कह सकते हो एक्स से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/kh।
इन जिस गैस का हैंडी लॉ कांस्टेंट ज्यादा होता है उसकी टेंडेंसी किसी लिक्विड में डिवॉल्व करने की कम होती है ना, क्योंकि हर गैस का अलग अलग हैंडी लॉ कांस्टेंट होगा और जिसका हैंडी लॉ कांस्टेंट ज्यादा होगा उसकी डिवॉल्वमेंट टेंडेंसी कम होगी इसमें। ठीक है, तो आप कह सकते हो मोर इज द हैंडी लॉ कांस्टेंट, मोर इज द हैंडी लॉ कांस्टेंट lesser is the tendency of gas to be dissolved in liquid। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से होता है, ध्यान रखना। इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, इस पर क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन पे, हैंडल ऑफ बेस्ट है ना, वो देख लेते हैं हम। हाँ तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो, आपको ये दिया जाए हैंडल ऑफ कांस्टेंट ऑफ फॉर O2 डिसॉल्व इन वाटर इज 4.34 10 to 4 एटमॉस्फेयर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, हैंडल ऑफ कांस्टेंट दिया गया आपको। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज 0.2 एटमॉस्फेयर अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इन इक्विलिब्रियम विद एयर। ठीक है, तो हम इसमें लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 आपको KH की वैल्यू दी गई है। ठीक है, KH की वैल्यू दैट इज, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जो है डिसॉल्व ऑक्सीजन का वो 0.2 है, इक्वल टू 4.34 10 to 4 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ O2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 कितना हो जाएगा, डिसॉल्व फॉर्म में है, वो हो जाएगा 0.2 अपॉन 4.34 10 to 4। ठीक है बच्चों, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ O2, ठीक है, अपॉन मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ O2, ये होगा। मोल्स ऑफ O2 बहुत ही लेस होगा तो हम यहां ऐसा लिख सकते हैं NO2 अपॉन मोल्स ऑफ वाटर एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 0.2 अपॉन 10 to 4। ठीक है, तो मोल्स ऑफ O2 कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर जो होता है वो 1000 अपॉन 18 होता है, तो मोल्स ऑफ O2 हो जाएगा दैट इज दी 0.2 अपॉन 4.34 10 to 2 10 to 4 इंटू 1000 अपॉन 18, ये मोल्स ऑफ वाटर होगा 1000 अपॉन 18। तो इससे हम सॉल्व कर लेंगे एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ मोल्स ऑफ O2। ठीक है, तो इस तरह से कंसंट्रेशन जो है वो आपको पता चल जाएगा, ये कंसंट्रेशन होगा क्योंकि 1 लीटर ऑफ वाटर अपने लिया है, ये कंसंट्रेशन भी है ना, मोल्स ऑफ O2 दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ O2 हो जाएगा इसके अंदर। तो इस तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं बच्चों आपको एग्जामिनेशन में, इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, हेडिंग देते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। अब इसको रब कर देता हूं बच्चों, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले वेपर प्रेशर होता क्या है इसकी हम बात करें, इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम वेपर प्रेशर को। वेपर प्रेशर ठीक है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों, जैसे मान लो आपने किसी कंटेनर में सॉल्वेंट को लिया, सॉल्वेंट टेंडेंसी वेपोरेट होने की होती है, इट विल कन्वर्ट इनटू वेपर, ये वेपर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जैसे वेपर, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, इवेपोरेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है, वेपराइजेशन टेंडेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, और कुछ समय के बाद फिर कंडेंसेशन भी होने लगता है, ये लिक्विड कंडेंस होकर लिक्विड में बदलने लगते हैं। ठीक है, तो यानी कि H2O लिक्विड कन्वर्टिंग इनटू H2O वेपर। ठीक है, यानी आप कह सकते हो लिक्विड इन लिक्विड और वेपर, एक समय ऐसा आता है लिक्विड और वेपर दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। ठीक है,
इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं, जिन्हें आप कह सकते हो कि रेट ऑफ एवापोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। रेट ऑफ एवापोरेशन इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ कंडेंसेशन रेट ऑफ एवापोरेशन बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। इस समय क्या होता है बच्चों, जब रेट ऑफ एवापोरेशन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, उस समय प्रेशर जनरेटेड बाय द वेपर है ना, जब एवापोरेशन और कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम फॉर्म होता है उस समय प्रेशर वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर लगाया गया प्रेशर है ना, लिक्विड वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर लगाया गया प्रेशर, उसको क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं, है ना। यानी आप कह सकते हो व्हेन लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम at these instant pressure exerted by the vapor, pressure exerted by the vapor on the surface of liquid is called its vapor pressure, is called its vapor pressure। ठीक है, ये वेपर प्रेशर कहलाता है ना। यानी कि सॉल्वेंट, ये लिक्विड और वेपर जिसमें इक्विलिब्रियम में रहते हैं, और इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको बता ही चुका हूँ, जब रेट ऑफ एवापोरेशन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, जिस रेट से एवापोरेट हो रहा है उस रेट से कंडेंसेट भी हो रहा है लिक्विड। ठीक है, उस समय जो इक्विलिब्रियम की स्टेट पहुंच जाती है उस समय प्रेशर के द्वारा वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर लगाया गया प्रेशर ही क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है। ठीक है बच्चों, अब वेपर प्रेशर जो होता है किस किस चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको रब कर दो बच्चों में, तो आप इसमें ऐसा कर सकते हो बच्चों, वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर्स। वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन फॉलोइंग फैक्टर। तो पहला फैक्टर जिस पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है वो होता है नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करता है वेपर प्रेशर। जैसे आप देखोगे कुछ लिक्विड ज्यादा वोलेटाइल होते हैं, कुछ कम वोलेटाइल होते हैं। जैसे मान लो पहला हम लेते हैं अल्कोहल, एक बीकर में आप अल्कोहल को ले लो, इथेनॉल ले लिया मान लो आपने, और दूसरे बीकर में आप ले लेते हो उसके अंदर ईथर ले लेते हो। ईथर और अल्कोहल के मॉलिक्यूल मास ऑलमोस्ट सिमिलर है, सेम मॉलिक्यूल मास है, फिर भी आप देखोगे कि जो ईथर है इट अप्लाइड मोर वेपर प्रेशर, ये वेपर का ज्यादा फॉर्मेशन करता है। ठीक है, जबकि अल्कोहल जो है ये कम वेपर प्रेशर फॉर्म कर पाता है। ठीक है, ये कम वेपर प्रेशर बना पाता है। उसका क्या रीजन है, इसमें आप ये कह सकते हो कि अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। यानी आप ऐसे कह सकते हो HO CH2CH3, इसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये दो मॉलिक्यूल आपस में पकड़े हुए रहते हैं, तो वेपर का फॉर्मेशन नहीं कर पाते। लेकिन ईथर के दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, क्योंकि ऑक्सीजन कहीं भी हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा हुआ है इसके अंदर डायरेक्टली। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, नो H बॉन्डिंग, नो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आप इसमें ऐसा कह सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ ईथर इज मोर कंपेयर टू अल्कोहल। तो आप कह सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ
ये होता है बच्चों इसमें। ठीक है, इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो बच्चों। तो वेपर प्रेशर पहले से फैक्टर डिपेंड करता है, वो है नेचर ऑफ लिक्विड। ठीक है, इसको आप पॉज करके नोट कर सकते हो बच्चों। दूसरा फैक्टर जिस पर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का फैक्टर कुछ ऐसा होता है बच्चों, जैसे किसी भी लिक्विड को आपने रखा हुआ है यहाँ पर, और इसको अगर मैं इसको कम टेम्परेचर दोगे तो वेपर प्रेशर कम फॉर्म करेगा, और अगर इसका ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, है ना। यानी आप कह सकते हो कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर टेंडेंसी टू कन्वर्ट इनटू वेपर इंक्रीजेस। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर tendency to convert into vapor increases, convert into vapor increases। ठीक है, यानी कि इसमें आप कह सकते हो, और इसको अभी इक्वेशन से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, log P2 अपॉन P1 डेल्टा H अपॉन 2.303 R इंटू 1/T2 T1 माइनस 1/T2। ठीक है, इसको बता सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आप देख सकते हो ये इक्वेशन है, वांट ऑफ इक्वेशन है, इससे भी रिलेशनशिप आप देख सकते हो। ये वांट ऑफ इक्वेशन है, वांट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इफ T2 ग्रेटर देन T1 है एंड डेल्टा H पॉजिटिव है तो P2 ग्रेटर देन P1 होगा, P2 विल बी ग्रेटर देन P1। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की। हेडिंग देते हैं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं, इसमें होता है क्या बच्चों की, जैसे कोई सॉल्यूशन लिया आपने, जैसे मान लो इसमें है ना, कोई भी सॉल्वेंट लेते हैं तो ये वेपर में कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट इनटू वेपर, और ये वेपर प्रेशर लगाता है। जिससे प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट है, एंड P0 इज दी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसके बाद आप इसमें क्या करते हो बच्चों, आप इसमें यहाँ पर आपने मिला दिया इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आपने इसमें मिला दिया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट करता है क्या है, जो इसकी टेंडेंसी जो एवोपरेट होने की थी यहाँ सरफेस से, है ना, वो इसकी टेंडेंसी को कम करता है ना। यानी कि सॉल्वेंट जो प्योर सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और जो उसमें सॉल्यूट को हमने मिला दिया सॉल्वेंट के अंदर तो उसका वेपर प्रेशर पहले से कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसमें ऐसा लिख सकते हो, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस, वेपर
प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेस। इसको सबसे पहले राउल्ट्स ने एक्सप्लेन किया था। राउल्ट्स ने क्या बताया था? राउल्ट्स लॉ की बात करेंगे हम। कह सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन containing non-volatile solute, non-volatile solute is directly proportional to directly proportional, है ना। ये राउल्ट्स लॉ है, ये ध्यान रखना बच्चों। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स ने सबसे पहले इसको दिया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यानी सॉल्वेंट जितना ज्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर उतना ज्यादा होगा। इनडायरेक्ट वे में राउल्ट्स लॉ यही करना चाह रहा है। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया था पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सए, है ना। XA, where XA is the mole fraction of solvent. XA is mole fraction of solvent. और सिर्फ सॉल्वेंट का हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि आपको पता ही है कि सॉल्वेंट जो है ये सॉल्वेंट ही वोलेटाइल है, सोल्यूट जो हम मिला रहे हैं नॉन वोलेटाइल है। तो वेपर प्रेशर जो फॉर्म होगा ड्यू टू सॉल्वेंट होगा, ना कि सोल्यूट। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, पी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? के इंटू एक्सए, के इंटू एक्सए होगा बच्चों, है ना। के इंटू एक्सए, है ना। और अगर सॉल्वेंट प्योर हो, सिर्फ सॉल्वेंट ही को सोल्यूट ना हो, तो फॉर प्योर सॉल्वेंट की हम बात करेंगे। तो प्योर सॉल्वेंट की हम बात करें तो दिस इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड के इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए। जहां मैंने आपको बताया हुआ बच्चों की पी नॉट ए की वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पी नॉट ए एक्स इक्वल टू 1 कब होगा? जब सिर्फ सॉल्वेंट होगा उसके अंदर। तो यहाँ पे उस समय जो वेपर प्रेशर फॉर्म होगा वो पी नॉट ए की इक्वल होगा, यानी पी नॉट ए इज टू बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है राउल्ट्स लॉ के अंदर। इसको हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों इसके अंदर। इसको पॉज करके आप नोट कर सकते हो। जैसे कि उसमें होता क्या है, एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। एक्स ए इक्वल टू क्या होता है? दिस इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। तो यहां से क्या हो जाएगा? पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू 1 माइनस एक्स बी, जहाँ एक्स बी क्या है? दिस मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी इज दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट, ठीक है। तो इसको अगर थोड़ा सा एलोबरेट कर लें तो ये हो जाएगा पी ए इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी, यानी आप कह सकते हो पी नॉट ए इंटू एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए, यानी इसको आप लिख सकते हो एक्स बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। तो क्या हो जाएगा बच्चों इसमें? पी नॉट ए माइनस पी ए जो आपको आ रहा है वो क्या कहलाएगा? लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, दिस इज इक्वल टू रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यानी कि हमने पी नॉट ए माइनस पी ए को ओरिजिनल वेपर से डिवाइड किया है, तो इसको हम लोग कहेंगे रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा?
आप कह सकते हो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यानी आप इसमें ऐसा लिख सकते हो, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, है ना। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये भी राउल्ट्स लॉ ही है, एक तरह से आप कह सकते हो बच्चों, ये भी राउल्ट्स लॉ का अनदर टाइप है, जिसे ऑल्सो कॉल्ड राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, ठीक है बच्चों। इसको भी पॉज करके आप नोट कर सकते हो। राउल्ट्स लॉ ऑफ मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड, ऑफ मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड। देखो बच्चों, अभी तक इसका पहले जो हमने डिस्कस किया, आपसे ये किया डिस्कशन कि जब हम वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो उसके अंदर वेपर प्रेशर कैसे डिक्रीज करता है, ठीक है। लेकिन अब हम जो दो लिक्विड लेने जा रहे हैं, ये दोनों ही वोलेटाइल है, और इन दोनों को मिलाने के बाद जो वेपर प्रेशर फॉर्म होता है वो कितना होता है ना, तो उसको हम निकालेंगे हम। तो किसी कंटेनर में दो लिक्विड प्लेस्ड है, मान लो टू लिक्विड प्लेस्ड इन कंटेनर, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी in which both are volatile, both are volatile, both are volatile, है ना। तो इसका टोटल वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों के वेपर प्रेशर का सम होगा बच्चों ये। तो टोटल वेपर प्रेशर जो होगा दिस इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यानी आप कह सकते हो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। ये दोनों के सम का वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। इसको ग्राफिकली आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, दोनों लिक्विड का जो मोल फ्रैक्शन है, अभी मैंने आपको बताया P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी एंड दिस इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। तो इसमें हम एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, मान लो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में, दिस इज वेपर प्रेशर, दिस इज मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक्स ए इक्वल टू 1 तो एक्स बी इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पर एक्स बी इक्वल टू 1 एक्स ए इक्वल टू 0 होगा, मोल फ्रैक्शन 0 होगा इसका। तो दोनों लिक्विड वोलेटाइल है। इसका अगर आप ए का देखेंगे तो ऐसा होगा ग्राफ, है ना, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और यहाँ एक्स ए 1 होगा तो ये पी नॉट ए होगा। दूसरे लिक्विड का देखें अगर हम, ठीक है, ये पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और यहाँ एक्स बी 1 होगा तो ये पॉइंट पी नॉट बी को रिप्रेजेंट करेगा, मैक्सिमम वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा। तो रिलेटिव वेपर प्रेशर क्या होगा, टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, ये होगा बच्चों इसके अंदर, ठीक है। तो इसको भी आप पॉज करके नोट कर सकते हो बच्चों। अब इसमें एक टर्म और आता है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वो देखेंगे हम लोग, तो इसको पॉज करके नोट कर लो बच्चों। मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ठीक है। जैसे मान लो आपने 2 वोलेटाइल लिक्विड लिए हैं, किसी बीकर में आपने रखे हैं इसको, एक्स ए इज टू एक्स बी, जब लिक्विड फॉर्म में है 2 वोलेटाइल लिक्विड, तो उसका मोल फ्रैक्शन जो है वो एक्स ए और एक्स बी है। एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन इन मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए,
ऑफ लिक्विड ए इन लिक्विड फेज, जब ये लिक्विड फॉर्म में है तो इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा, और एक्स बी इज सेड टू बी दी मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए लिक्विड बी इन वेपर फेज। ठीक है, अब ये जब वेपर में कन्वर्ट होंगे तो इसका मोल फ्रैक्शन जो हो जाएगा यहाँ पर व्हेन इट कन्वर्ट इनटू वेपर, तो इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा वाई ए इज टू वाई बी। वाई ए वाई बी होगा जब ये वेपर में कन्वर्ट हो गए होंगे, क्योंकि देखो वेपर में कन्वर्ट होने पर इनका भी मोल फ्रैक्शन है ना, वो लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करेगा। अगर मान लो लिक्विड ए ज्यादा वोलेटाइल है और बी ज्यादा कम वोलेटाइल है, तो वाई ए और वाई बी का रेशियो जैसे पहले 3:1 होगा, तो बाद में वो 5:1 भी हो सकता है, क्योंकि लिक्विड ए ज्यादा वोलेटाइल है। इसलिए हम लोग इसको मोल फ्रैक्शन जब वेपर फेज में निकालेंगे तो वाई ए निकालेंगे, तो वाई ए का वैल्यू क्या होगी, वाई ए इक्वल टू पी ए अपॉन पी टी होगा। ठीक है, और वाई ए हमने आपको क्या बताया, वाई ए क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज ऑफ लिक्विड ए। तो वाई ए को आप लिख सकते हो बच्चों, वाई ए इज दी मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए इन वेपर फेज, और वाई बी क्या होगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड ए लिक्विड बी इन वेपर फेज। ठीक है, तो यहाँ पर वाई एम कैसे निकालेंगे, वाई एम निकालेंगे वाई ए टू पी अपॉन पी टी, यहाँ पी बी, हाँ वाई ए पी अपॉन पी टी हो जाएगा, तो हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए अपॉन पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, उसी तरह वाई बी हम कैसे निकालेंगे, वाई बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी टी। वाई बी अपॉन पी टी कैसा आता है ये भी आपको पता होगा, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन टोटल प्रेशर होता है, जो आपने पढ़ा है गैस स्टेट में, वही चीज आपने इसमें अप्लाई की है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा दैट इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी अपॉन पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और जैसे एक्स ए प्लस एक्स बी का सम 1 होता है, वैसा ही वाई ए प्लस वाई बी का सम भी हमेशा 1 होगा, इज इक्वल टू 1। तो ये मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज है, इसको हम निकाला करते हैं बच्चों। हाँ तो बच्चों ये क्वेश्चन आपने जैसा कि देखा कि वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड टॉल्यूइन और इतना दिया गया 75 मिलीमीटर एंड 22 mm रिस्पेक्टिवली, 23.4 ग्राम ऑफ बेंजीन एंड 64.4 ग्राम ऑफ टॉल्यूइन आर मिक्स्ड। If the two form an ideal solution, calculate the mole fraction of benzene in vapor phase। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन वेपर फेज में निकालना है बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, पीबी है ना, पीबी अपॉन पीटी करेंगे, और ये हो जाएगा पी नॉट बी इंटू एक्स बी अपॉन पी नॉट बी इंटू एक्स बी प्लस पी नॉट टी इंटू एक्स टी, ये हो जाएगा बच्चों। तो पी नॉट बी कितना है, इक्वल टू बेंजीन का मोल फ्रैक्शन जो दिया वेपर प्रेशर 75 मिलीमीटर है, तो 75 इंटू, ठीक है, और 23.4 ग्राम ऑफ बेंजीन आपने इसमें मिलाया है, तो इसका मोल फ्रैक्शन हो जाएगा 23.4 अपॉन बेंजीन का मोल वेट होता है 78, और ये हो जाएगा 23.4 अपॉन 78 प्लस 64.4 अपॉन 92, ये होगा, और नीचे फिर से डिवाइड करेंगे तो 75 इंटू 23.4 अपॉन 78, 23.4 अपॉन 78 प्लस 64.4 अपॉन 92 प्लस 22 इंटू 64.4 अपॉन 92, 23.4 अपॉन 78 प्लस 64.4 अपॉन 92। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, यू विल गेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन वेपर फेज।
ठीक है, तो इस तरह के सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में बच्चों। हाँ तो बच्चों इसमें आप देखो ये क्वेश्चन आपके सामने है कि वेपर प्रेशर इन टॉल ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल दिया हुआ है, जहाँ एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल है। तो आपको बताना है मोल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मिथेनॉल इतना टॉल हो सकता है। ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है बच्चों। ठीक है, तो एक्स इज मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल है, तो हम लोग ये 2 लिक्विड हैं जो कि दोनों वोलेटाइल हैं, आप जैसा कि देख रहे हो। तो इसमें क्या होगा, टोटल प्रेशर जो निकालेंगे हम, टोटल प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। जिसको मिथेनॉल के टर्म्स में निकालना है तो एक्स बी की जगह यहाँ पर एक्स ए क्या है, एक्स ए दी मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, और एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा आपका पी नॉट ए इंटू एक्स ए, यानी इसको हम ऐसा लिख सकते हैं पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। ठीक है, जिसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं बच्चों, एक्स पी नो एक्स से कॉमन ले लिया तो ये जगह पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी प्लस पी नॉट बी। तो इस इक्वेशन को अगर हम जो गिवन इक्वेशन इनसे कंपेयर करें तो आप इससे क्या आ रहा है आपका बच्चों, इससे दोनों से कंपेयर करें इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को, तो इससे आपका आ रहा है पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इक्वल टू 119, पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी इक्वल टू 119, और पी नॉट बी इक्वल टू 135। यानी इथेनॉल का जो प्रेशर है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल इक्वल टू 135 टॉर है ना। तो ये आपका ऑप्शन सही आ रहा है, बी ऑप्शन, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है बच्चों, किस तरह से हम इस क्वेश्चन को करते हैं, सिंपल क्वेश्चन लाते हैं, आप इसको थोड़ा ट्राई कर सकते हो। आप देखो बच्चों इसमें एक टॉपिक और आया है, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर निकालने का एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, दैट इज ओस्टवाल एंड वाकर मेथड। कैलकुलेट दी relative loading of vapor pressure, relative loading of vapor pressure experimental method। इसको एक्सपेरिमेंटल निकालते हैं हम, एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट इज ओस्टवाल्ड एंड वाकर मेथड। ओस्टवाल्ड ये साइंटिस्ट थे, ओस्टवाल्ड एंड वाकर, इन्होंने निकाला था एक्सपेरिमेंटल रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाला था। तो कैसे निकाला था वो देखेंगे हमसे बच्चों, ओस्टवाल्ड एंड वाकर मेथड। इसमें हम देखेंगे बच्चों की एक इस तरह से बीकर लेंगे, ये बीकर है, इसमें हमने ड्राई एयर को पास किया है, ड्राई एयर पास्ट, ड्राई एयर, और यहाँ पर सोल्यूशन रखा हुआ है। ठीक है, तो ये ड्राई एयर यहाँ से यहाँ आएगी और यहाँ से फिर मॉइस्ट एयर यहाँ से बाहर निकलेगी। तो ड्राई एयर कुछ मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी जो इसके बाद इस दूसरे बीकर में पास होगा। इसमें कैल्शियम क्लोराइड पड़ा हुआ है, इसमें कैल्शियम क्लोराइड जो है ये जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, आपको पता ही है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये ड्राई एयर आएगी तो इसमें सोल्यूशन के वेपर प्रेशर को एब्जॉर्ब करेगी, है ना। तो आप इसमें कह सकते हो पी एस एट इक्वल टू डब्ल्यू ए। ठीक है, तो ये कौन सा पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू डब्ल्यू ए। डब्ल्यू ए क्या है ना, मास ऑफ वेपर एब्जॉर्ब्ड, ए वेपर एब्जॉर्ब्ड बाय ड्रायर। ड्रायर जो मास एब्जॉर्ब करेगी वो डब्ल्यू ए है, और डब्ल्यू बी क्या होगा इसके अंदर, जब ये ड्रायर ये मॉइस्चर जब इससे इसमें जाएगी, मॉइस्चर
तो ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट। तो ये जो सॉल्वेंट और सोल्यूशन के बीच में जो डिफरेंस इन लोड वेपर प्रेशर है उसको एब्जॉर्ब करेगी बेसिकली। तो यहाँ से हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू बी, पी नॉट माइनस पी एस, है ना। तो मास ऑफ वेपर, मास ऑफ वेपर एब्जॉर्ब बाय ड्रायर ड्यू टू वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। और डब्ल्यू बी क्या होगा, मास ऑफ वेपर absorbed by dryer, absorbed by air due to difference in, due to difference in vapor pressure of solvent and solution, solvent and solution इन दोनों का डिफरेंस होगा उसको एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है बच्चों। और आप इसमें ये जानते हो, ऊपर के पोर्शन को मैं रब कर रहा हूँ, आप लोगों ने ये पढ़ा है इसके पहले रॉल्स लॉ में कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट जो होता है दिस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये हमने देखा है अभी। ठीक है बच्चों। तो इसके टर्म्स में इसको हम लाना चाहें तो क्या हो जाएगा, वी आई कैन ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इसको दोनों को ऐड कर सकते हैं। ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस प्लस पी एस इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। ये पी एस कैंसिल हो जाएगा, तो अब डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 3, डिवाइडिंग 2 बाय 3 पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू बी अपॉन के इंटू डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। के कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है बच्चों। तो ये इस तरह से हम इसमें डब्ल्यू बी क्या है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये डब्ल्यू जो मास ऑफ वेपर एब्जॉर्ब बाय ड्रायर ड्यू टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एंड डब्ल्यू बी मास ऑफ वेपर एब्जॉर्ब बाय एयर ड्यू टू डिफरेंस इन, है ना, डिफरेंस इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, इसके वजह से होगा। ठीक, ऑस्वाल्ड वॉकर मेथड है जिसकी वजह से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग बच्चों। तो देखो बच्चों, ये ऑस्वाल्ड वॉकर मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन है। A current of dry air will pass through this bulb containing solution of A in water and through the bulb containing pure water। जैसा अभी डायग्राम मैंने जैसे इसके पहले दिखाया था बिल्कुल वैसा ही डायग्राम है। लॉस इन मास ऑफ सोल्यूशन will be 1.949 ग्राम एंड थ्रू द प्योर वाटर will be 0.087 ग्राम। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A एज वेल एज वाटर इन द सोल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो इसमें वैसा ही डायग्राम है, जस्ट एक बार चाहो तो मैं फिर से बना कर देता हूँ आपको। यहाँ पर यहाँ ड्राई एयर पास कर रहे हैं जैसे, ये सोल्यूशन बल्ब है, Cl2 है इसमें, और ये सॉल्वेंट बल्ब है, सॉल्वेंट है। तो इसमें क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन में दिया हुआ बच्चों की सोल्यूशन बल्ब से जो लॉस इन मास होता है पीएस डायरेक्टली पॉसिबल टू 1.949 ग्राम लॉस होता है। ठीक है, तो पीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू 1.949। ठीक है, और दूसरा है कि पी नॉट माइनस पी एस जो होगा डायरेक्टली पॉसिबल टू कितना हो जाएगा
0.0870 ग्राम, 0.0870, तो पी नॉट माइनस पी एस जो हो जाएगा दैट इज इक्वल टू के इंटू 0.0870 हो जाएगा। ठीक है, और हमने आपको बताया था हमें क्या निकालना था, पी नॉट माइनस पी एस, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट निकालना है, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आप चाहो तो नोट कर सकते हो पॉज करके आप बच्चों। तो हमें पी नॉट माइनस पी एस जो कि हमने आपको बताया था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट जो होता है वो क्या होता है, N2 अपॉन N1 प्लस N2 होता है, यही होता है बच्चों। किसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे यहाँ से, तो पी नॉट माइनस पी एस प्लस पी एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू 1.949 प्लस 0.0870, तो दोनों को कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, के इंटू 0.0870 अपॉन के इंटू 1.949 प्लस 0.0870 एंड दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ये मैंने आपको बताया था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा ये। इसको सॉल्व करके हम इसकी वैल्यू निकाल देंगे बच्चों। तो एक्स से एक्स सॉल्यूट जो होगा इसको सॉल्व करने से आएगा 0.042 और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो होगा वो हो जाएगा 1 माइनस 0.042। तो इस तरह से हम बच्चों को गॉस वाकर मेथड के बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज के लेक्चर में मैं आपको यहीं पर रखता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे आइडियल सोल्यूशन और नैनो आइडियल सोल्यूशन क्या होते हैं, किसमें पॉजिटिव डेविएशन होता है, किसमें नेगेटिव डेविएशन होता है, वो सब देखेंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू।